हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे सुपर टेट जूनियर के स्टूडेंट्स जिनकी परीक्षा 17 तारीख को है, आप लोगों के प्रवेश पत्र भी आ गए हैं और इस वक्त आप पूरे मनोयोग से तैयारी कर रहे हैं, ये मुझे पता है। तो मैं लगातार आपको टेस्ट पेपर दे रहा हूं, तो अब तक मैं आपको कुल मिलाकर 6 टेस्ट पेपर दे चुका हूं। आज मैं आपके लिए 7वां टेस्ट पेपर लेकर आया हूँ, 7th टेस्ट पेपर फॉर सुपर टेट जूनियर 7th। ठीक है ना। तो फटाफट हम लोग शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स इज कॉल्ड। रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स इज कॉल्ड, यानी कि रोमन और ग्रीक राइटर्स की जो एंशिएंट जो लर्निंग थी, जो क्लासिकल लर्निंग थी एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटर्स की, उसके पुनर्जन्म को क्या कहा गया? तो भैया उसके पुनर्जन्म को कहा गया, रीबर्थ को कहा गया रेनेसा। क्या कहा गया? रेनेसा। रेनेसा क्या है? रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर टू आपका है, हु आर द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स इन ए मोरालिटी प्ले। अगर हम मोरालिटी प्ले की बात करें तो मोरालिटी प्ले में सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कौन हुआ करते थे? पर्सोनिफिकेशन ऑफ गुड, पर्सोनिफिकेशन ऑफ इविल, पर्सोनिफिकेशंस ऑफ गुड एंड इविल या एंजल्स ऑफ गुड एंड इविल। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, पर्सोनिफिकेशंस ऑफ गुड एंड इविल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। विच पीरियड इज कॉल्ड द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। किस पीरियड को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा जाता है साहब? तो 18th सेंचुरी जो है, 18th सेंचुरी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच नॉवेल द प्लॉट डेवलप्स एंड कम्स टू एन एंड थ्रू द मीडियम ऑफ लेटर्स। इन विच नॉवेल द प्लॉट डेवलप्स एंड कम्स टू एन एंड थ्रू द मीडियम ऑफ लेटर्स। तो ट्रेवलोग्स, पिकेरेस्क्यू, एपिस्टोलरी, हिस्टोरिकल। तो भाई क्या है कि एपिस्टल शब्द जो है उसका मतलब ही होता है लेटर। तो एपिस्टोलरी नॉवेल जो होते हैं उसमें प्लॉट जो है वो डेवलप करता है आपका और अंत तक पहुंचता है लेटर्स के माध्यम से। तो इसका सी ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, रिचर्डसन, स्मॉलेट, फील्डिंग एंड स्टर्ने आर कॉल्ड। 4 राइटर के नाम आपको मैंने पढ़ाए हैं, रिचर्डसन, स्मॉलेट, फील्डिंग, स्टर्ने। इन चारों के समूह को क्या कहा जाता है? द 4 व्हील्स ऑफ प्रोज, द 4 व्हील्स ऑफ पोइट्री, द 4 व्हील्स ऑफ ड्रामा या द 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल। तो भैया डी ऑप्शन आपका सही है, द 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल। कहीं कहीं आपको द 4 व्हील्स ऑफ फिक्सन भी लिखा मिल जाएगा, तो बात एक ही है, चाहे नॉवेल हो या फिक्सन। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, द बिगिनिंग ऑफ नॉवेल राइटिंग इज मेड विद। अगर हम नॉवेल राइटिंग के आरंभ की बात करें तो नॉवेल राइटिंग का आरंभ किसने किया? डैनियल डेफो, रिचर्डसन, स्मॉलेट या फील्डिंग। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, डैनियल डेफो। ठीक, जिनका एक बहुत ही फेमस वर्क है रॉबिन्सन क्रूज, वहाँ से स्टार्टिंग मानी जाती है इंग्लिश नॉवेल की। क्वेश्चन नंबर 7, जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस, विलियम कॉपर, जॉर्ज क्रैब, विलियम ब्लैक एंड रॉबर्ट बर्न्स आर कॉल्ड पोइट्स ऑफ द एज ऑफ। ढेर सारे कवियों के नाम आपके लिए रख दिए गए। आपको ये बताना है कि आखिरकार ये पोइट्स जो हैं वह किस एज के कहे गए हैं, किस एज के ये पोइट्स हैं। तो साहब इसका राइट आंसर आपका है ट्रांजिशन एज। कौन सा? ट्रांजिशन एज। चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8, नेम द पोएट हुज रिच सेंसुअसनेस एंड डिवोशन टू ब्यूटी एक्सप्रेस हिज ट्रू रोमांटिसिज्म। आपको उस पोइट का नाम बताना है जिसकी रिच सेंसुअसनेस और डिवोशन टू ब्यूटी जो है वह उनकी ट्रू रोमांटिसिज्म को व्यक्त करती है। तो भैया ऐसा कौन सा पोइट है? ये चारों के चारों पोइट जो आपके लिखे हैं उसमें एक पोइट छोड़ दीजिए, ये प्री रोमांटिक हैं, थॉमस ग्रे साहब। नहीं तो वर्ड्सवर्थ, कॉलरेज और कीट्स, ये तीनों पोइट जो हैं वो आपके। तो भैया आप सबने पढ़ा है कि ऐसा कौन सा इन चारों में से पोइट अगर देखा जाए जिसने कि बहुत अधिक सेंसुअसनेस अपनी पोइट्री के माध्यम से व्यक्त की है, डिवोशन टू ब्यूटी व्यक्त की है और रोमांटिक पोइट भी है, तो नाम है भैया जॉन कीट्स। कौन है? जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 9, मैरी शैली, द वाइफ ऑफ द ग्रेट पोइट पी बी शैली, इज नोन मेनली फॉर हर नॉवेल। मैरी शैली जो कि पी बी शैली की वाइफ हैं,
उनका एक बहुत ही फेमस नॉवेल है, आपको उस नॉवेल का नाम बताना है। प्रोसरपाइन, रिचर्डसन, मिडास या फ्रैंकेस्टाइन। तो ऑप्शन डी आपका राइट है, फ्रैंकेस्टाइन। ठीक, मैरी शेली के द्वारा लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। प्री राफेलाइट पोइट्री बिलीव्स इन। अगर प्री राफेलाइट पोइट्री की हम बात करें तो प्री राफेलाइट पोइट्री किस बात में विश्वास करती है? आर्ट फॉर आर्ट सेक, आर्ट फॉर लाइफ सेक, लाइफ फॉर लाइफ सेक, लाइफ फॉर आर्ट सेक। तो ऑप्शन ए आपका राइट है, आर्ट फॉर आर्ट सेक। 11 नंबर क्वेश्चन। कार्लाइल इज ए प्रोज राइटर ऑफ। कार्लाइल साहब जो हैं वो एक प्रोज राइटर, हम सबको पता है, तो वो किस एज के राइटर हैं? कार्लाइल, थॉमस कार्लाइल इनका पूरा नाम है। और राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, विक्टोरियन एज। कौन से एज? विक्टोरियन एज के। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है, सेंट जॉन वॉन नोबेल प्राइज फॉर। एक नोबेल ड्रामा है सेंट जॉन, तो सेंट जॉन ड्रामा के लिए नोबेल प्राइज मिला है। तो सेंट जॉन के लिए किसको नोबेल प्राइज मिला है? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया प्ले है सेंट जॉन। ठीक, और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को नोबेल प्राइज मिला। क्वेश्चन नंबर 13। प्री राफेलाइट पोइट्स वर डैश ऑल्सो। प्री राफेलाइट पोइट्स तो हैं ही, इसके साथ साथ और क्या थे? पेंटर्स थे, डांसर्स थे, सिंगर्स थे या एक्टर्स थे? तो भैया प्री राफेलाइट पोइट्स जो थे वो पोइट्स होने के साथ साथ पेंटर्स भी थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी इज कैरेक्टराइज्ड बाई। अगर हम 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक की बात करें, लास्ट डिकेड की बात करें, तो उसको क्या कहा जाता है? नॉटीनेस, विक्टोरियनिज्म, ग्रेटनेस, आइडियलिज्म। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, नॉटीनेस कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। द 20th सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ। 20वीं शताब्दी को किस नाम से और जाना जाता है? 20th सेंचुरी इज कॉल्ड द एज ऑफ इंटेरोगेशन, एंग्जाइटी, इंटेरोगेशन एंड डाउट, बोथ ए एंड बी। तो भैया 20th सेंचुरी को इंटेरोगेशन, एंग्जाइटी दोनों के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 16। W.B. ईट्स एंड डैश डोमिनेट द मॉडर्न पोइट्री। W.B. ईट्स, विलियम बटलर ईट्स, और उनके साथ एक और पोइट हैं जो कि मॉडर्न पोइट्री को जिन्होंने डोमिनेट किया। W.H. ऑर्डन, स्टीफन स्पेंडर, C.D. लुइस या T.S. एलियट। तो W.B. ईट्स और T.S. एलियट साहब, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, T.S. एलियट साहब ने डोमिनेट किया है मॉडर्न पोइट्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17। हु ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स इज नॉट आइडेंटिफाइड विद द डिप्रेशन। इनमें से 4 पोइट्स में से ऐसा कौन सा पोइट है जिसको कि डिप्रेशन के रूप में आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, डिप्रेशन के साथ आइडेंटिफाइड नहीं किया जाता? तो W.H. ऑर्डन, स्टीफन स्पेंडर, W.B. ईट्स और C.D. लुइस। तो देखो W.H. ऑर्डन, स्टीफन स्पेंडर और C.D. लुइस इनको डिप्रेशन के साथ आइडेंटिफाइड किया जाता है, लेकिन विलियम बटलर ईट्स साहब को डिप्रेशन के साथ बिल्कुल भी आइडेंटिफाइड नहीं किया जाता। क्वेश्चन 18। जेम्स जोयक रिप्रेजेंट सिम्बोलिज्म इन। जेम्स जोयक जो हैं उनका वर्क सिम्बोलिज्म व्यक्त करता है, तो काय के अंदर सिम्बोलिज्म प्रदर्शित करते हैं? प्रोज में, पोइट्री में, फिक्शन में, ड्रामा में? तो जेम्स जोयक भैया एक नॉवलिस्ट हैं, बहुत बड़े नॉवलिस्ट हैं, तो उनकी जो नॉवेल्स होती हैं उसमें हमें सिम्बोलिज्म देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19। द मूवमेंट पोइट्स वर। द मूवमेंट पोइट्स वर। मूवमेंट पोइट्स कौन थे? एक ग्रुप है पोइट्स का, मूवमेंट पोइट्स। तो ये कौन थे? रोमांटिक थे, एंटी रोमांटिक थे, रेशनल थे या एंटी रोमांटिक एंड रेशनल थे? तो ऑप्शन डी आपका राइट है, एंटी रोमांटिक एंड रेशनल। क्वेश्चन नंबर 20। हु इंट्रोड्यूस्ड प्लेज ऑफ आइडियाज इन 20th सेंचुरी। इन 4 में से आपको नाम बताना है कि किस राइटर ने 20वीं शताब्दी में प्लेज ऑफ आइडियाज़ को इंट्रोड्यूस किया। बर्नार्ड शॉ, गाल्सवर्दी, सैमुअल बेकेट, जॉन ऑप्शन। तो भैया राइट आंसर आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 21। हु कॉल्ड ड्राइडन ग्लोरियस जॉन। किसने ड्राइडन साहब को ग्लोरियस जॉन कहा? ड्राइडन साहब को किसने ग्लोरियस जॉन कहा? जॉन मिल्टन ने, शैली ने, अर्नल्ड ने, वाल्टर स्कॉट ने? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, वाल्टर स्कॉट साहब ने ड्राइडन साहब को ग्लोरियस जॉन की संज्ञा दी। 22 नंबर क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लेगरिस्ट। प्लेगरिस्ट का जनक किसको कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लेगरिस्ट। प्लेगरिस्ट का जनक किसको कहा जाता है? प्लेगरिस्ट का मतलब होता है साहित्यिक चोर। तो शेक्सपियर, मिल्टन, चौसर, वर्ड्सवर्थ। तो फादर ऑफ प्लेगरिस्ट के रूप में जाने जाते हैं चौसर साहब।
फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री को फादर ऑफ प्लेगरिस्ट के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा? मॉडर्न स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा किसको कहा जाता है? मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा जो है वह किस राइटर को कहा जाता है? शेक्सपियर, ड्राइडन, क्रिस्टोफर मार्लोव या जॉन बाइकलेव? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मॉर्निंग स्टार ऑफ इंग्लिश ड्रामा कहे जाते हैं क्रिस्टोफर मार्लोव साहब। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी? रिवेंज ट्रेजेडी के जनक किसको कहा जाता है? रिवेंज ट्रेजेडी का जनक किसको कहा जाता है? एडमंड स्पेंसर, मार्लोव, जॉर्ज पील या थॉमस किड? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, थॉमस किड साहब को। 25 नंबर क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ शेक्सपियरियन सोसाइटी? शेक्सपियरियन सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? कौन हैं शेक्सपियरियन सोसाइटी? ठीक, इसके फाउंडर का नाम आपको बताना है। तो शेक्सपियरियन सोसाइटी के फाउंडर का नाम है साहब रॉबर्ट ब्रिजेस। क्या नाम है? रॉबर्ट ब्रिजेस ने को फाउंडर कहा जाता है शेक्सपियरियन सोसाइटी का। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 26, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ? ओ वाइल्ड वेस्ट विंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन, सिमली, ऑक्सीमोरन और या अपस्ट्रॉपी? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, अपस्ट्रॉपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, नॉर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड द रिपीटेशन ऑफ एल साउंड इज कॉल्ड? इसमें एक वर्ड एल आया है जो 3 बार रिपीट हुआ है, लॉन्गिंग, लिंगरिंग, लुक, 3 शब्दों में। इस एल साउंड को क्या कहा जाएगा? तो इस एल साउंड को बार बार जब साउंड रिपीट होता है आपका कॉन्सोनेंट, तो भैया उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन इज टेकन फ्रॉम? एक बहुत फेमस फ्रेज है ये, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, ये कहाँ से लिया गया? जूलियस सीजर प्ले से, हैमलेट प्ले से, ओथेलो प्ले से या किंग लियर से? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट जो है उससे ये लाइन ली गई है, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन। क्वेश्चन 29, हु सेड दैट शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज? किसने ये स्टेटमेंट दिया कि शेक्सपियर अपनी कॉमेडीज़ में सिर्फ हीरोइंस रखते हैं, हीरोज़ नहीं? बेन जॉनसन ने, जॉन रस्किन ने, थॉमस कार्लाइल ने या विलियम हेजरेट ने? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, जॉन रस्किन साहब ने का कहना है कि शेक्सपियर इन हिज कॉमेडीज हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30, मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद? मिल्टन साहब ने पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट का आरंभ काय से किया? लेमेंट से किया, इन्वोकेशन से किया, सोलिलोक्यू से किया या रेफरेंस से किया? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, इन्वोकेशन। ठीक, 9 म्यूसिस की इन्वोकेशन से ये उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट एपिक का आरंभ किया है। 31 नंबर, बाई वॉट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड? मिल्टन साहब कितनी उम्र में पूर्ण रूप से अंधे हो गए थे? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, 44 ईयर्स में वह पूर्ण रूप से ब्लाइंड हो गए थे। नेक्स्ट, एलियट वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय? एलियट जो वर्क है, ग्रीक वर्क, उसका ट्रांसलेशन पहली बार अंग्रेजी में किसने किया? ड्राइडन, पोप, जॉन किंग या नन? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, अलेक्जेंडर पोप साहब ने एलियट का पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया, व्हिच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ इज कंसीडर्ड हिज ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक? विलियम वर्ड्सवर्थ साहब की ऐसी कौन सी पोएम है जिसको कि उनकी ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल एपिक कहा जाता है? गिल्ट एंड सॉरो, द प्रेल्यूड, द एक्सकर्जन या पीटर बेल? तो ऑप्शन बी आपका राइट है, द प्रेल्यूड। कौन सा ऑप्शन राइट है? बी, यानी कि द प्रेल्यूड। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल? लेक स्कूल ऑफ पोइट्री आपका पोइट्स का ग्रुप है। ठीक, तो आपसे ये पूछा गया कि लेक स्कूल ऑफ पोइट्री में कौन सा पोइट शामिल नहीं है? कॉलरिज, साउदे, वर्ड्सवर्थ, ये तीनों लेक स्कूल के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड की लेक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए हैं। कॉलरिज भी, साउदे भी, वर्ड्सवर्थ भी, इसलिए इनको लेक पोइट्स भी कहा जाता है। लेकिन जॉन कीट्स साहब जो हैं वो इस लेक स्कूल के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। चलिए साहब, अगला क्वेश्चन आता है आप क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट कॉज जॉन कीट्स डेथ? जॉन कीट्स साहब की मृत्यु मात्र 25 वर्ष की उम्र में, 25 वर्ष कुछ महीने की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु का कारण क्या था? तो भैया उनकी मृत्यु का कारण था ट्यूबरक्लोसिस। क्या कारण था? ट्यूबरक्लोसिस, उनको टीबी हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। अपार्ट फ्रॉम टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, लैम्स वर्क फॉर चिल्ड्रन ओनली इंक्लूड्स। बच्चों के लिए चार्ल्स लैम्प साहब ने एक तो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर वर्क लिखा, दूसरा वर्क आपसे पूछा गया है बच्चों के लिए कौन सा है, तो भैया ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, द एडवेंचर ऑफ यूलिसस। कौन सा वर्क है? द एडवेंचर ऑफ यूलिसस और टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ये दो वर्क उन्होंने स्पेशली चिल्ड्रन के लिए लिखे हैं। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हु रोट द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। किस पोइट की रचना है द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम? टेनिसन, शैली, अर्नल्ड, नन। तो ऑप्शन बी पर टिक लगा दीजिए। सी मतलब शैली साहब जो हैं वो इसका राइट आंसर है। 38 नंबर। हु वॉज द फादर ऑफ मैथ्यू अर्नल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड के पिता का नाम यहाँ पूछा गया। एडविन अर्नोल्ड, थॉमस अर्नोल्ड, A.H. क्लग या नन ऑफ देम। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, थॉमस अर्नोल्ड। ठीक। अगला क्वेश्चन अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 39। ब्राउनिंग रोट हिज पोइट्री इन डैश स्टाइल। ब्राउनिंग साहब जो हैं उन्होंने अपनी कविताएं किस स्टाइल में लिखी? कॉम्प्लेक्स, इजी, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ब्राउनिंग साहब की पोइट्री जो है वो ऑब्जेक्टिव स्टाइल में है। क्वेश्चन नंबर 40। हु रोट द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ। द डिफेंस ऑफ लखनऊ पोएम के रचनाकार कौन है? किसने पोएम लिखी है द डिफेंस ऑफ लखनऊ? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, एल्फ्रेड टेनिसन साहब की पोएम है डिफेंस ऑफ लखनऊ। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 41। इन विच ईयर एलियट्स द हॉलो मैन वाज पब्लिश्ड। किस वर्ष में एलियट साहब का, T.S. एलियट साहब का की पोएम जो है द हॉलो मैन, उसका पब्लिकेशन हुआ? तो ऑप्शन ए आपका राइट है, 1925 में। हॉलो मैन का पब्लिकेशन कब हुआ? 1925 में, 1925 में। क्वेश्चन नंबर 42। हु रोट द बेसेक्स पोएम्स। बेसेक्स पोएम के रचनाकार का नाम बताना है। कुछ पोएम्स का कलेक्शन है और नाम रखा है बेसेक्स पोएम्स। तो आपको बताना है कि बेसेक्स पोएम्स कलेक्शन जो है उसके राइटर का नाम क्या है। तो जब बेसेक्स शब्द आ जाए तो आंख बंद करके टिक लगा देना, थॉमस हार्डी। ठीक है ना साहब, थॉमस हार्डी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क बाय मुल्कराज आनंद। इन चार वर्क में से कौन सा वर्क ऐसा है जो कि मुल्कराज आनंद जी का नहीं है? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस 100% मुल्कराज आनंद जी का है। कुली मुल्कराज आनंद का है। टू लीव्स एंड ए बर्ड मुल्कराज आनंद जी का है। जबकि कांतपुरा जो है ये राजा राव जी का वर्क है। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओल्ड प्ले हाउस बाई कमला दास इज ए पोएम ऑफ। कमला दास जी की एक बहुत फेमस पोएम है। क्या है पोएम का नाम? द ओल्ड प्ले हाउस। तो आपसे ये पूछा जा रहा है द ओल्ड प्ले हाउस जो कमला दास जी की पोएम है, उस पोएम की मतलब किस विषय पर लिखी गई है, क्या दिखाया गया है? तो उसमें दिखाया गया प्रोटेस्ट अगेंस्ट मेल डोमिनेशन। समाज में जो मेल डोमिनेशन है उसके खिलाफ प्रोटेस्ट के तरीके से कमला दास जी ने इस पोएम को लिखा है, ओल्ड प्ले हाउस को। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 45। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वर्क ऑफ एजिकल। इसमें से आपको बताना है एजिकल साहब का वर्क कौन सा है। वर्क लिखेंगे टाइम टू चेंज, रफ पैसेज, समर या नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ये टाइम टू चेंज के लेखक हैं निसिम एजकिल साहब। चलिए अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 46। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्कराज आनंद मुल्कराज आनंद जी का एक नॉवेल है गौरी, उसका वास्तविक टाइटल क्या था? तो भैया उसका वास्तविक टाइटल था द वुमेन एंड द काव। क्या टाइटल था? द वुमेन एंड द काव। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47। Whose death does Van Lilacs last in the dooryard bloomed commemorate। एक वॉल्ट विटमैन साहब की पोएम है। पोएम का नाम है वैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम, जो कि एक एलेजिक पोएम है। तो आपसे ये पूछा गया कि ये एलेजिक पोएम वॉल्ट विटमैन साहब ने आखिरकार किस महान व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी थी? तो आप सीधा आंसर ए ध्यान रखिए, लिंकन। वॉल्ट विटमैन साहब की दो पोएम, ओ कैप्टन माई कैप्टन और वैन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, ये दोनों पोएम किसकी हैं? पहले तो ध्यान रख लीजिए, वॉल्ट विटमैन की। और किसको डेथ को कॉमेमोरेट कर रही हैं? अब्राहम लिंकन, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति थे उस समय, ठीक, जिनकी हत्या हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 1914 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस। 1914 यानी कि पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट पब्लिश्ड हिज वर्क, विच वन इज इट।
और उसी वर्ष रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी का एक वर्क पब्लिश होता है, आपको उस वर्क का नाम बताना है। तो यहाँ देखो दो क्वेश्चन, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ, जीएस में आपका हो गया 1940 में स्टार्ट हुआ था, और अब यहाँ पर सीधा क्वेश्चन ये है कि 1914 में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का कौन सा वर्क पब्लिश हुआ। नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, थ्री सोल्जर्स, एज ऑफ इनोसेंस, दिस साइड ऑफ पैराडाइज। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन। 49 नंबर क्वेश्चन, हेमिंगवेज मैन एट वॉर एज। हेमिंगवे साहब के द्वारा लिखा गया एक वर्क है मैन एट वॉर, ये क्या है, नॉवेल है, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, एन ऐसे है, एन ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, एक कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है हेमिंगवे का मैन एट वॉर। क्वेश्चन नंबर 50 अब आपका आता है, द लाइन अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव। द लाइन अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव इज रिटन बाई। कई बार ये क्वेश्चन आया है साहब, अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, ये लाइन किस पोइट के द्वारा लिखी गई। तो भैया ये लाइन लिखी गई अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 51, चलिए साहब 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पॉटिंग एरर, पहला स्पॉटिंग एरर, अनएम्प्लॉयमेंट है, सॉरी MENT, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट इज, फिर ए में, बी है एन, सी में बेरी, और फिर है एक्चुअल प्रॉब्लम। तो इसमें जो एरर है वो है बेरी, क्योंकि यहाँ बेरी शब्द का प्रयोग पूर्ण रूप से गलत है। सेंटेंस होना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट इज एन एक्चुअल प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वास्तव में एक समस्या है, प्रॉब्लम है, एक एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है ना, सी में एरर है। क्वेश्चन 52 स्पॉटिंग एरर, द फादर एज वेल एज, फिर ऑब्लिक द सन्स वर, बी हो गया, इन्वॉल्व इन द मर्डर, सी हो गया, और डी हो गया आपका नो एरर। द फादर एज वेल एज द सन्स वर। तो भैया देखो फादर एज वेल एज द सन्स नहीं होगा, ठीक, इसमें होना चाहिए था फादर एज वेल एज सन वर इन्वॉल्व इन द मर्डर। तो इसमें बी ऑप्शन जो है इसमें एरर आया है आपका। चलिए तीसरा क्वेश्चन, वो 53 नंबर, सॉरी, स्पॉटिंग एरर, ये भी स्पॉटिंग एरर है। बोथ राम एंड श्याम वर नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, और नो एरर। बोथ राम एंड श्याम, ये हो गया ए, वर नॉट प्रेजेंट बी, इन द क्लासरूम सी, और डी हो गया नो एरर। तो भैया देखो राम एंड श्याम की अकॉर्डिंग बर आया, बिल्कुल सही आया। नॉट प्रेजेंट इन द क्लासरूम, इसमें कोई गलती नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट है, नो एरर। चलिए नेक्स्ट, एंटोनिम ऑफ जेनिथ एज। जेनिथ का मतलब हम सब जानते हैं, जेनिथ का मतलब होता है उच्च स्थान, चोटी आप कह सकते हैं, हायर प्लेस या शिखर, ये जेनिथ के मीन्स होते हैं। और उसका अपोजिट क्या होगा, तो इसमें देखो चार मैंने आपको लिखे हैं, नाइडर, इम्पॉर्टेंट, समिट या हेवन। तो राइट आंसर है आपका नेडर, जिसका मतलब होता है निम्न स्तर। क्या होता है, निम्न स्तर। जेनिथ का अपोजिट नेडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, लेग्टिमेट मीन्स। लेग्टिमेट का मीन्स आपको बताना है। लेग्टिमेट मीन्स होता है आपका कानूनी या नियमबद्ध, ठीक, और इसका मीन्स बताना है, यानी सिनोनिम बताना है। तो लेग्टिमेट का सिनोनिम हो गया आपका वैलिड। क्या हो गया, वैलिड, जो ठीक है। चलिए नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन, स्किलफुल मीन्स। आपको स्किलफुल शब्द का सिनोनिम बताना है, इसलिए मैंने मीन्स लिख दिया है। स्किलफुल का मीन्स आपको बताना है या सिनोनिम बताना है। तो एडवेंट, अडॉप्ट, एड्रॉइट या एडवर्स। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, एड्रॉइट। स्किलफुल यानी कि निपुण, और एड्रॉइट का मतलब भी क्या होता है, निपुण अपने कार्य में। चलिए नेक्स्ट 57 नंबर, अपोजिट मीनिंग ऑफ इनविटेबल एज। अपोजिट मीनिंग ऑफ इनविटेबल एज। इनविटेबल शब्द का अपोजिट क्या होगा साहब। इनविटेबल, जिसको टाला ना जा सके, जिसको आना ही आना है, ठीक, जिसको आप टाल ना सकें, जिसको आना ही आना है, ऐसे शब्द का अपोजिट क्या होगा। अनअवॉइडेबल, ईटेबल, अनसर्टेन, म्यूटिलेटेड। तो भैया इसका राइट आंसर होगा अनसर्टेन, जो अनिश्चित है। इनविटेबल आना ही आना है, और अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ एकोमोडेट की स्पेलिंग आपसे पूछी जानी है, चार में से कौन सी स्पेलिंग सही है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, एकोमोडेट की सही स्पेलिंग होती है ACCOMMODATE।
तो ये ऑप्शन सी आपका राइट है, ACCOMMODATE। 59 नंबर, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ हेमरेज शब्द की सही स्पेलिंग आपसे पूछी जा रही है। तो स्पेलिंग होती है HAEMORRHAGE, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड। लंच करने के बाद एक हल्की सी झपकी लेना क्या कहा जाता है? तो नैप के बाद हल्की सी झपकी को आइडियलाइज कहा जाता है, बेरियो कहा जाता है, सिएस्टा कहा जाता है, स्लीप वॉकिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, सिएस्टा कहा जाता है। क्वेश्चन 61, द सडन रनिंग ऑफ ए हर्ड ऑफ फ्राइटन्ड एनिमल एज, यानी कि घबराए हुए जानवरों के झुंड का भागना क्या कहलाता है साहब? तो इसको भगदड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? भगदड़। और भगदड़ के लिए सही शब्द है स्टैम्प्ड। क्या उनका शब्द सही है? स्टैम्प्ड, STAMPEDE। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, एलिप्सिस रेफर टू। एलिप्सिस जो हैं वो क्या व्यक्त करती हैं? हम सब ने एलिप्सिस लगा है, देखा है, डैश 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 जिसको हम कहते हैं, लगाया जाता है, तो वो एलिप्सिस कहा जाता है उसको। तो एलिप्सिस क्या करती है? ओमिशन ऑफ वर्ड्स, एडिशन ऑफ वर्ड्स, मिक्सिंग ऑफ वर्ड्स या नन ऑफ द अबव। तो एलिप्सिस रेफर करती हैं ओमिशन ऑफ वर्ड्स। क्या करती हैं? ओमिशन ऑफ वर्ड्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 63, ऑनर एंड एराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शंस। ऑनर एंड डैश एराइज फ्रॉम वंस एक्शन, यानी कि सम्मान और दूसरा क्या होगा? अपने स्वयं के एक्शन से एराइज होते हैं प्लेजर, रेपुटेशन, शेम या प्रोग्रेस। तो भैया ऑनर और शेम यानी कि सम्मान और शर्मिंदगी व्यक्ति के काय से आती है? कर्मों से आती है। चलिए क्वेश्चन 64, दिस इज द डायमंड रिंग विच द थीफ डैश। अब आपको इसमें सही वर्ब बतानी है कि कौन सी वर्ब सही है। दिस इज द डायमंड रिंग, यह डायमंड रिंग है जो कि चोर ने चुराई थी। तो यहाँ स्टोलन आएगा, स्टील आएगा, स्टोल आएगा या स्टीलिंग आएगा? तो मेरे अनुसार यहाँ स्टोल आएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, दिस इज द डायमंड रिंग विच द थीफ स्टोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 65, इफ ही डैश आई शैल राइट टू हिम। कंडीशनल सेंटेंस आ गया हमारा। दूसरा सेंटेंस में लगा है आई शैल राइट टू हिम। हमें पता है अगर दूसरे सेंटेंस में विल या शैल लगा हो तो पहले सेंटेंस को हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करते हैं, और सिंपल प्रेजेंट के लिए यहाँ वर्ब आपकी दो दे रखी हैं, राइट्स और राइट। अब राइट इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS आता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ, इफ ही राइट्स आई शैल राइट टू हिम। क्वेश्चन 66, आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड डैश लेजर। यहाँ आपको सही प्रपोजिशन चुनना है। आर्ट इज नॉट एन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद, उन्होंने कहा विद लेजर, ठीक, विद लेजर, तो इसमें विद आएगा आपका प्रपोजिशन। 67 नंबर, आई बॉट दिस पेन डैश 5 रुपीज। मैंने यह पेन 5 रुपए का खरीदा। तो खरीदना और बेचना, यानी कि इसके लिए हम काय का कौन से प्रपोजिशन का यूज होता है? तो प्रपोजिशन का यूज होता है फॉर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68, इंडिया टुडे नीड्स गांधी। इसमें आपको सही आर्टिकल लगाना है। भारत को आज क्या चाहिए? एक गांधी। क्या चाहिए? एक गांधी। तो एक गांधी, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, यानी कि ए गांधी। चलिए नेक्स्ट 69 नंबर, 10 पाउंड्स डैश मनी। अब यहाँ आपको बताना है 10 पाउंड्स के साथ क्या लगेगा? आर ए लॉट ऑफ मनी, इज द लॉट ऑफ मनी, इज ए लॉट ऑफ मनी या नन। तो मेरे अनुसार इसमें लगेगा ऑप्शन सी, यानी कि 10 पाउंड्स इज ए लॉट ऑफ मनी, क्योंकि 10 पाउंड्स यानी कि एक यूनिट हो गई, और यूनिट, ठीक, तो वो सिंगुलर रहती है, वर्ब भी सिंगुलर जाएगी, तो इज ए लॉट ऑफ मनी। क्वेश्चन नंबर 70, टेक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम कम अबाउट। कम अबाउट इडियम का आपको सही अर्थ बताना है। गेट, टेक प्लेस, हैपन या रिकवर। तो भैया कम अबाउट इडियम का सही अर्थ होगा आपका हैपन। क्या होगा? हैपन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 71 नंबर, ब्लैक एंड ब्लू मीन्स। ब्लैक एंड ब्लू का अर्थ क्या होता है? मल्टी कलर्ड, इन ए सीवर मैनर, इन ए मिक्स्ड मैनर या इन एन अट्रैक्टिव मैनर। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन, इन ए सीवर मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, चेंज इन पैसे। पैसे वॉइस में चेंज करना है। नोबडी हैज यूज दिस रूम फॉर एजेस। नोबडी हैज यूज दिस रूम फॉर एजेस। अगर सही इसमें ऑप्शन की बात आ जाए तो मेरे लिए सही ऑप्शन इसका है, दिस रूम हैज़ नॉट बीन
यूज्ड फॉर एजेस, दिस रूम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एजेस, तो ऑप्शन ए मेरे लिए सही है। चलिए भाई, आपके लिए भी सही है। 73 नंबर, दे आस्क्ड माई नेम, दे आस्क्ड माई नेम, तो इसमें देखिए माई नेम बाज आस्क्ड मी बाई देम, हो ही नहीं सकता। आई बाज आस्क्ड बाई नेम, आई बाज आस्क्ड बाई, सॉरी आस्क्ड माई नेम, यही आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, दे आस्क्ड माई नेम, तो आई बाज आस्क्ड माई नेम। 74 नंबर, इन द सेंटेंस ऑल द ऑफिसर्स शुड रेस्पेक्ट वन अनदर, वन अनदर इज, एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है ऑल द ऑफिसर्स शुड रेस्पेक्ट वन अनदर, यहाँ वन अनदर किस रूप में यूज हुआ है, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में या प्रोनाउन के रूप में, तो भैया यहाँ वन अनदर का यूज हुआ है प्रोनाउन के रूप में। किस रूप में? प्रोनाउन के रूप में, तो डी ऑप्शन आपका सही है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द वर्ड इन्वेड हैज द नाउन फॉर्म, अगर इन्वेड शब्द की हम बात करें तो इन्वेड शब्द का नाउन क्या होगा? इन्वेडियन, इन्वेशन, INVATION, या ऑप्शन सी INVASION इन्वेशन, या इन्वेडमेंट, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इन्वेशन, INVASION। तो ये मैंने आपको 75 क्वेश्चन दिए, इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे, इसमें से भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो मैं करवा रहा हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करिए, और जितना हो सके इस हफ्ते में मैक्सिमम तैयारी करिए और अपनी एक सीट पक्की कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।